सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, हम हीट एंड मास ट्रांसफर के सारे टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके वीडियोस हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इस लेक्चर में जनरली हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हम टॉपिक्स को खत्म करेंगे, टॉपिक खत्म करने के बाद एक साथ हम 40 से 50 के आसपास क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे जो भी चीज हम पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। तो गाइस, जो ये सीरीज मैं आपके लिए बनाया हूँ, सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक पढ़ा। थर्मोडायनेमिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया। उसके बाद हम वही 50 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड एक और सब्जेक्ट हमारा होता है आरएसी। काफी चीजें मैच करती है दोनों में, तो ताकि हम रिलेट कर पाए इन दोनों सब्जेक्ट को इजीली, इसलिए दोनों सब्जेक्ट को हम पहले साथ में ही पढ़ रहे हैं। इसके भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, 10 से 12 साल के पेपर में जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए और उसके भी 60 के आसपास हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अब ये थर्मोडायनामिक की सीरीज जब हम उठाए हैं तो इसके साथ हमने आरएसी पढ़ा, और इन दोनों से रिलेट करते हुए हमारा जो अगला सब्जेक्ट आता है, दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर, एचएमटी, हीट एंड मास ट्रांसफर आता है। इसके भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब हमने कवर कर लिया है। टोटल 4 वीडियोस में मैंने बनाया है, और 4 वीडियो लगभग मान के चलो 3.5 घंटा आपके टाइम लेगा, और आप हमारे साथ 3.5 घंटा बने रहोगे। और आपके एचएमटी का, खासकर जो जूनियर इंजीनियरिंग या जूनियर इंजीनियरिंग कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई हो जाए, चाहे आपका आरआरबी जेई हो जाए, चाहे कोई भी आपका टेक्निकल एग्जाम हो जाए, गेट और ईएससी छोड़कर, गेट और ईएससी छोड़कर, ईएससी का भी 50% के अकॉर्डिंग 50% कोर्स हमारा ये बन ही गया है। गेट के लिए इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि गाइस हम जानते हैं गेट में 80% के आसपास हमारा न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, 20% हमारा थ्योरेटिकल बनता है। और जो ये जूनियर इंजीनियरिंग का जो टर्म है, इसमें एकदम हो जाता है उल्टा। जूनियर इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, ऐसे गेट और ईएससी की छोड़ के मैक्सिमम एग्जाम्स में आप देखोगे 20% के आसपास आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, 80% आपसे थ्योरेटिकल पार्ट बनता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये पूरी सीरीज आपको एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए बना रहा हूँ, और ये सीरीज में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको देखने का खूब सारा क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो देखोगे जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाई उससे हटकर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ओके गाइस, तो इस लेक्चर में भी हम 50 के आसपास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे हीट एंड मास ट्रांसफर से। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है फोर बी इंजीनियर, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और घंटे को जरूर प्रेस कर लेना। घंटे को प्रेस करने से क्या होता है कि जो भी वीडियो वगैरह डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाता है। आप जानते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे अब जॉब अपडेट्स भी आने लगे हैं, मैकेनिकल, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए जॉब अपडेट आने लगा है। आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, उनकी ऑलरेडी सारी की सारी सब्जेक्ट की, मैकेनिकल की कोर सब्जेक्ट की सारी वीडियोस ऑलरेडी बन के अपलोड भी हो चुकी है हमारे चैनल पे। और अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फोकस करते हुए न्यू सीरीज चालू कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो चलिए गाइस, इसी वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो कि यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एचएमटी का सबसे पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द रेशियो इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो याद करो, हम आई थिंक कन्वेक्शन का सेकंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर में हम पढ़े थे ये चीज। क्या होता है इंटरनल कंडक्टेंस रेजिस्टेंस अपॉन, जनरली हमने क्या पढ़ा था, कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस इज नोन एज बायोट नंबर, पढ़ा था ना, जिसको हम बायोट नंबर को बीओ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये जैसे बताया था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, वही ये क्वेश्चन यहाँ भी बना है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो ये याद रखना है, कन्वेक्शन में हम लगभग 20-25 मिनट की वीडियो मैंने बनाया है, और बहुत आसानी तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आता है। तो फिलहाल अगर आपको फॉर्मूला, बायोट नंबर, ये सब का याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको यहाँ कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जितने भी गेसफ नंबर हो गया, स्टैटन नंबर हो गया, प्रेडेंटल नंबर हो गया, बायोट नंबर हो गया, इन सब का थ्योरेटिकल डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है? तो बायोट नंबर का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड as the ratio of internal conduction resistance to the surface convection resistance। ठीक है? इसलिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, baffles आर प्रोवाइडेड ऑन द सेल साइड टू
prevent the stagnation of cell side fluid, improve heat transfer, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ट्यूब्स। तो गाइस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था जब हम हीट एक्सचेंजर का टॉपिक पढ़ रहे थे कि जो पाइप्स वगैरह हम जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा एक शेल है, ये सेल बना हुआ है, क्लियर है। इस सेल में जो हमारे ट्यूब्स हमने रखा है, जो ट्यूब्स लगा के रखा है जिसमें से हमारी हॉट फ्लूइड जाती है, और इस सेल में जो भी वाटर होता है या फिर एयर से थ्रू ठंडा होकर फिर यहाँ से जो निकलती है हमारी फ्लूइड वो ठंडी होकर कोल्ड फ्लूइड निकलती है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए हम बैफल्स का यूज करते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, बैफल्स को यूज करते हैं ताकि ये दोनों आपस में अटैच रहे। तो जो बैफल्स हैं एक तो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ट्यूब्स, इंप्रूव हीट ट्रांसफर। इंप्रूव हीट ट्रांसफर कैसे? अगर ये दोनों आपस में टच नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो यहाँ पे गैप आ जाएगा। गैप होने के कारण क्या होगा कि भाई थोड़ी जो कूलिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। तो बैफल्स लगाने से क्या होता है, दोनों आपस में क्लोज्ड पैक्ड रहते हैं, जिस कारण जो कांटेक्ट होता है जो हॉट फ्लूइड का और जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसका कांटेक्ट अच्छा होता है, जिसके कारण हमारा हीट ट्रांसफर रेट इंप्रूव हो जाता है। प्रिवेंट द स्टैग्नेशन ऑफ सेल साइड फ्लूइड। इसका जो भी सेल्स में जो फ्लूइड है जो ठंडा करता है इस हॉट फ्लूइड को, वो इजिली इसके साथ अटैच में आ जाए। क्लियर है? तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर टू द थिकनेस ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू प्रेडेंटल नंबर। याद करो हम पढ़े थे रेशियो थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का रेशियो क्या होता है, प्रेडेंटल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज दे दी गई है -1/3, -2/3, 1 और -1। ये कैसे आया? तो याद करोगे जब मैं पढ़ा रहा था प्रेडेंटल नंबर, तो वहां पे आपको एक मैं जब थिकनेस था, मैंने इसका जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, डेल टी अपॉन डेल। ये डेल टी क्या है, थर्मल बाउंड्री, का थिकनेस अपॉन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर का थिकनेस, विच इज इक्वल टू प्रेडेंटल नंबर का पावर -1/3। बताया था ना, तो दैट 1/3, यही है फॉर्मूला, ठीक है। तो याद तो होने चाहिए गाइस, फॉर्मूला काम आएगा आपको। एफएम में भी ये चीज हम जब एफएम पढ़ाऊंगा तब उसमें अच्छे से बताऊंगा फॉर्मूला कैसे बनता है, ताकि आप अभी डेफिनेशन याद करना सीख लो, जब हम एफएम पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला बनाना भी सीख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन इन रिगार्डिंग न्यूक्लिएट बॉइलिंग क्या होता है? तो ये एक टॉपिक था गाइस लास्ट में हमारा, रेडिएशन में बॉइलिंग और पूल बॉइलिंग वाले एक दो टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस भी मैक्सिमम नहीं बनते इससे। एक आके क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है, उसके बाद कहीं नहीं दिखेगा, तो इसलिए वो टॉपिक को मैंने आपको कवर नहीं कराया। बट एक क्वेश्चन इसमें आया है तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। इन रिगार्डिंग न्यूक्लिएट बॉइलिंग द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द फिल्म बॉइलिंग, ठीक है। पूल बॉइलिंग होता है हमारा, पूल बॉइलिंग मतलब एग्जांपल बहुत अच्छे से, जब हम किसी रेफ्रिजरेंट को बॉईल करते हैं या फिर किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं, तो बॉइलिंग की जो प्रोसेस है पहले क्या होता है, उसके बाद कैसे कैसे, तो उसमें हमने काफी न्यूक्लिएट बॉइलिंग पढ़ा था, मतलब होता है जनरली ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है, फिल्म बॉइल होता है, पूल बॉइलिंग होता है, फोर्स्ड बॉइलिंग होता है। ये कुछ 4-5 टॉपिक है, रेडिएशन में ये चीजें आती हैं। तो थोड़ी बहुत आप देखोगे तो फिल्म बॉइलिंग करना क्या होता है, ऐसा मान लो आपका ये कंटेनर है, ठीक है, ये मान लो ये आपका कंटेनर है और इसको हीट कर रहे हो, तो क्या होता है पहले नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट होते हैं और वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं, हीट होते होते ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे फिर हीट होंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा धीरे धीरे करते करते पूरी की पूरी वाटर जो है आपकी हीट होने लगती है। ओके, तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो नीचे के जैसे बताया जो बबल्स हैं, जो नीचे के जो हीट होने पे बबल्स बनने लगते हैं, तो नीचे के जो बबल्स हैं वो ऐसे मूव होकर ऊपर चले जाता है और ऊपर से आपको कंटेनर में ऊपर बबल दिखने लगता है, और जो बाकी के ऊपर वाले बबल से वो फिर नीचे चले जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसके क्या है, जो टेम्परेचर है टी मैक्सिमम की बात करें, जैसे जैसे आप हीट करते हो तो ये टेम्परेचर इसकी बढ़ती जाती है। द टेम्परेचर इज ग्रेटर, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, बट जो फिल्म जो बॉइलिंग है उससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे लगता है, क्योंकि गाइस आप मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाकर आप टेम्परेचर दे रहे हो, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके, बबल्स की बात है ना, बबल्स मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो। बट अगर फिल्म बॉइलिंग की बात करें तो फिल्म बॉइलिंग में क्या होता है, जो लेयर होते हैं
वाटर के जो लेयर होते हैं वो हीट होते हैं, फिर एक्सचेंज, हीट होंगे एक्सचेंज, हीट होंगे एक्सचेंज, तो लेयर एक्सचेंज, तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स लेवल पे हीट पे कित तक जाना, उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और फिल्म में तो टेम्परेचर थोड़े से टेम्परेचर में हीट स्टार्ट होने लगता है। तो न्यूक्लिएट बॉइलिंग में क्या होता है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग में टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फिल्म बॉइलिंग, तो ज्यादा टाइम लगता है। ये बबल वाला पहले एक्शन कैसे, पहले लेयर हल्के हल्के हीट होते हैं, लेयर हीट होना, लेयर हीट होने के बाद फिर बबल्स बनना। पानी गर्म करते हो तो पहले देखते हो पहले बबल्स स्टार्ट नहीं होता है, पहले आप फिर थोड़ी देर गर्म कर लो तो थोड़ा सा हाथ डालोगे तो गरम गरम महसूस होगा, कुछ देर बाद बॉइलिंग चालू होती है। न्यूक्लिएट बॉइलिंग बाद में चालू होती है, पहले फिल्म बॉइलिंग होता है, पूल बॉइलिंग होता है, उसके बाद लास्ट में न्यूक्लिएट बॉइलिंग चालू होता है जिसमें बबल्स बनने लगते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है टेम्परेचर बहुत ज्यादा लिया होगा। ठीक है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग में टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ फिल्म बॉइलिंग। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं boundary layer is defined as a thin layer at the surface where gradient of both velocity and temperature are small। ठीक है, बाउंड्री लेयर, ये चीज हम थोड़ा सा बस पढ़े थे। ये जैसे हमारा ये सरफेस हो गया, क्लियर, ये हमारा सरफेस हो गया। तो जब यहाँ पे इस सरफेस पे जब वाटर जब आप डालते हो तो धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से हमारा बाउंड्री लेयर बनता है, बनते 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 इस तरीके से फिर कांस्टेंट हो जाता है, हो जाता है ना। तो बाउंड्री लेयर क्या होता है, a thin layer at the surface where gradient of both velocity and temperature are small। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, तो ये बाउंड्री वो लेयर है जहां पे जो ग्रेड वेलोसिटी के हैं एंड टेम्परेचर कम होने लगता है। देखो यहाँ से वेलोसिटी इसके ऊपर का जितना पार्सेशन है यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे पहले क्या होगा, पानी आएगा तो इसकी क्या होगी, ये जो पहला लेयर जो होगा वो स्टेशनरी हो जाएगा क्योंकि वो सरफेस स्टेशनरी है। उसके ऊपर का लेयर थोड़ा सा आगे तक मूव करेगा, उसके लेयर थोड़ा और आगे तक मूव करेगा, उसके ऊपर का लेयर थोड़ा और आगे मूव करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे एक फ्लूइड विस्कोसिटी टाइप की जनरेट होने लगती है, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार, ये सब। और उसके ऊपर का जो फोर्सेस है वो एकदम स्पीड से गुजर जाता है। तो ये बाउंड्री लेयर है वो प्रोसेस है जहां पे ग्रेडियंट, जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट है, वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हैवी, नीचे लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1.6। टू इंसुलेशन मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K are available for legging a pipe carrying a hot fluid if the radial thickness of each material is same। ओके, रेडियल थिकनेस जो है वो सेम है, बट जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू, एक की वैल्यू K है, दूसरे की 2K है। मटेरियल विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर एंड वन विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द आउटर। मटेरियल विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर एंड वन विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द आउटर। इसको कैसे समझेंगे? तो गाइस अपन ने एक चीज पढ़ा था, इंसुलेशन का जब टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि क्रिटिकल थिकनेस की जो वैल्यू, इंसुलेशन में क्रिटिकल थिकनेस जो होता है आरसी, क्रिटिकल थिकनेस इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टेंस अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के अपॉन एच होता है ना, के अपॉन एच, आरसी इज इक्वल टू के अपॉन एच। ये आरसी क्या है, यही तो है भाई आपका, जैसे कि ये आपका रॉड है, इस रॉड के ऊपर आपका थिकनेस मटेरियल लगा हुआ है, ये थिकनेस मटेरियल हो गया, ये भी हो गया हमारा थिकनेस मटेरियल, ये आपका वायर है। तो वायर से ये जो नीचे का इनर पार्ट का रेडियस है इसको हम लोग बोलते हैं आर इनर, और इसी सेंटर से आउटर का जो रेडियस है इसको बोलते हैं आर आउटर। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू जितनी कम होगी रेडियस उतना कम होगा, मतलब वो जाहिर सी बात डायरेक्ट इनर की बात कर रहा है। के की वैल्यू ज्यादा होगी तो आरसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, आउटर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मटेरियल विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, जो के है मटेरियल, ठीक है, उसकी जो कोटिंग है उसको हम शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर, इनर लेयर की जगह पे यूज करेंगे। और जिसका मटेरियल विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी, वो मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है उसको हम बाहर यूज करेंगे। ठीक है, इनर लेयर और आउटर, बाहर पे हम 2K का यूज करेंगे और इनर में हम K का यूज करेंगे, क्योंकि K और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना कम रेडियस उतनी कम इंसुलेटिंग रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी हम का मटेरियल का हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए,
क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्पेयर इज गिवन बाय, स्पेयर के लिए क्या हो जाएगा 2k/h, ठीक है। जनरली जो क्रिटिकल थिकनेस होता है R इज इक्वल टू हमारा k/h, अभी जस्ट बताया। बट स्पेयर के केस में ये चीज पढ़ अच्छे से याद कर लेना, स्पेयर के केस में हमारा जो क्रिटिकल थिकनेस होता है वो जाता है 2k/h। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। आप आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आपको थ्योरेटिकल पढ़ के ही आना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा समझने में। थ्योरेटिकल पढ़ के आ जाइए, उसके बाद क्वेश्चंस के लगाइए, तब अच्छे से आपको भी क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज काफी क्वेश्चंस आप करोगे। नाउ 1.8 द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द बॉडी टू अनदर विदाउट एन एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज कंडक्शन। ठीक है, एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, बट बॉडी को टच तो कर रहे हो ना। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन भी ना हो और आपका हीट भी ट्रांसफर हो जाए, दैट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को हम क्या करते हैं, कंडक्शन। कैसे भाई, अब जैसे कि ये पार्टिकल्स हैं या कंडक्शन में ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, इसमें हीट ट्रांसफर का होगा। तो हीट जैसे पार्टिकल्स में दोगे तो अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट होगा, फिर उसके बगल वाले भी वाइब्रेट हो जाएंगे, फिर उसके बगल वाले भी वाइब्रेट हो जाएंगे, उसके बगल वाले भी वाइब्रेट हो जाएंगे। इस तरीके से हीट क्या होगा, पूरे बॉडी में ट्रांसफर होने लगेगा। तो कंडक्शन में ये चीज होती है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन भी नहीं होगा तो भी हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा, बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स है अपनी ही जगह पे वाइब्रेट होने लगते हैं। जब आप हीट काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होने लगती है तो डायरेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसके कारण उसके बगल वाले भी मूवमेंट, इस तरीके से हीट ट्रांसफर होने लगता है, कंडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरव्यूइंग मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में क्या होता है भाई, हमें जनरली रेडिएशन में क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स हो, मीडियम हो चाहे ना हो, रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फोटोन की तरह वेव फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी तक एक स्ट्रेट लाइन में, और जनरली जो वेव निकलते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ के निकलते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो सन से जो हमारा रेडिएशन निकलता है वो स्ट्रेट लाइन में सेम फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करता है, तब तक ट्रेवल करता रहता है जब तक इसको कोई एटमॉस्फेयर ना मिले। अब पूरे ब्रह्मांड में इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में हमारा वेव फैलता है, निकलता है हमारे सन से। ठीक है, और जैसे हमारे अर्थ में एंटर करता है ये रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि अर्थ में एटमॉस्फेयर के कारण ये स्ट्रेट लाइंस ना होकर ये फ्रीक्वेंसी टर्म्स में इस तरीके से फिर आने लगता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा रेडिएशन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से हीट कैसे ट्रांसफर करता है भाई, रेडिएशन। इलेक्ट्रिक बल्ब आप जलाते हो तो लाइट जलाते हो तो वहां से फिर रूम तक कैसे, आपका मान लो हीटर ले लो, हीटर मान लो, हीटर आपका बल्ब है, हीटर चालू किए तो कैसे, रेडिएशन के थ्रू ही तो आपके पास आ रही है ना हीट, रेडिएशन। If thermal conductivity of a material of wall varies as K is equal to, इस तरीके से varies हो रहा है, then the temperature at the center of wall as compared to that in case of constant thermal conductivity will be more less same depend on other factor more। क्यों, इसका डायग्राम देखो, इस तरीके ये हमारा डायग्राम बनता है। ठीक है, फ्रॉम दिस, ये इधर वॉल ए, ये हो गया वॉल, एक ही वॉल है उसका, ये ए फेस, इधर उसके पीछे वाला बी फेस। ये देखो ये के, ये जो ट्रेवलिंग है ये के कांस्टेंट, ऊपर का जो ऐसे ट्रेवल करता है वो के की वैल्यू मतलब पॉजिटिव होती है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। और नीचे से इस तरीके से जो ट्रेवल करती है ये के की वैल्यू निगेटिव होती है, यहाँ पे बस माइनस कर दोगे तो के निगेटिव के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव होता है, यहाँ अल्फा माइनस, ये अल्फा अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है थर्मल कंडक्टिविटी बॉडी की कुछ इस तरीके की होगी दिस, और अल्फा माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा तो उस तरीके की होगी, और अल्फा अगर कांस्टेंट है तो सिर्फ के की तरह ट्रांसफर होगी। तो क्या हो रहा है, इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वॉल वेरीज लाइक दिस, प्लस वाला फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है इस तरीके से एट द सेंटर ऑफ द वॉल कैसे हीट ट्रांसफर होगा, हाई जाएगा फिर कम, तो मोर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, with increase in temperature thermal conductivity of air increases। ओके, कैसे, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है, तो अपन ने स्टार्टिंग के कंडक्शन के जब टॉपिक पढ़े थे उसी में हमने एक चीज पढ़ा था, ये लिक्विड में सॉलिड में किस तरीके से हमारा मूव करता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे,
किसी भी बॉडी का, तो उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी इंक्रीज होगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाएगी। क्लियर है? इसलिए ऑप्शन ये ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ सोडियम, पोटेशियम, लीड और मरकरी। जल्दी से बताइए। लिक्विड मेटल, सोडियम आंसर टिक मारा हुआ है, आप तो बता ही दोगे, बट क्यों वो समझना है। सोचिए माइंड में क्यों होगा, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए इसको। गाइस अपन केमिस्ट्री के थोड़े से ट्रिक्स जानकर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जीके तो आप पढ़ ही रहे, सीसीजेई की तैयारी कर रहे हो, तो जीके में आप केमिस्ट्री वाली जो साइंस वाली जो पार्ट है उसमें केमिस्ट्री तो आप पढ़ ही रहे होगे, तो पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़े होगे और बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, याद होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर जल्दी से लिखिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है ना। लीड का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में क्या नंबर होता है लीड का, जल्दी से बताइए। 46, 46, ठीक है 46। और मरकरी Hg, Hg का क्या नंबर होता है यहाँ पे, 80। Hg का है 80। तो गाइज हम ज्यादातर हम एक चीज ये जानते हैं कि जो भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है ना, लगभग उसका डबल हमारा उसका वेट भी होता है ना। जैसे कि सोडियम का 11 तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 22, डबल इस तरीके से। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2। जनरली वो हर सबके लिए वो नहीं चलता है, बट ये मैक्सिमम चीजों के लिए, मैक्सिमम जो एलिमेंट्स उनके लिए तो ये सिस्टम काम करता है ना। तो चलो हमको नहीं पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, बट एटॉमिक नंबर थोड़ा ध्यान में है ना, और हमको पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा ध्यान है कि सोडियम आता है, उसके बाद पोटेशियम आता है, फिर लीड आता है, फिर मरकरी एकदम लास्ट में आता है, ये हमें पता है। देखो हमने जब लिक्विड का पढ़ रहा था, हम के की थर्मल कंडक्टिविटी, के की जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो हमने सॉलिड में देखा, लिक्विड में देखा, गैस, तीनों में हमने देखा किस तरीके से के की वैल्यू अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग होती है। तो हमने लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में हमने एक चीज देखा था कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, है ना। तो जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा आपकी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो लिक्विड हैविंग हायर थर्मल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे कम सोडियम, इसका मान लो इसका वेट 22, क्योंकि सबसे पहले आता है सोडियम, तो जाहिर सी बात है वेट भी कम होगा, वेट कम है तो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा उसी का होगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत माइंड में अगर फिगर आपके हैं, पीरियोडिक टेबल नहीं है तो उठाकर देख लो, क्योंकि साइंस में जीके में पूछा भी जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, तो एक बार पीरियोडिक टेबल रख लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी बनेंगे। नाउ मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी मिनिमम किसका होता है, एल्यूमिनियम में, रबर में, आयरन में, लीड में। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अपन पढ़े थे, क्या फॉर्मूला था थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को, हम अल्फा से शो करते हैं ना, अल्फा, और इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट, डी मॉलिक्यूलर डेंसिटी। तो एल्यूमिनियम की, आयरन और लीड ये तीनों मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल, आयरन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। रबर, रबर, इन तीनों क्या लगता है डेंसिटी किसका कम होगा, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर डेंसिटी सबसे कम होगा रबर का, ठीक है, रबर का। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं गाइस, ये भी देखो, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी यहाँ पे, ये मेटल है, ये आयरन है, ये लीड है, सबकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, रबर, रबर ऐसे भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, सबसे ज्यादा कम के की वैल्यू उतना ही कम आपकी अल्फा की वैल्यू। तो मिनिमम थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज रबर। और मैक्सिमम किसका होगा, मैक्सिमम किसकी थर्मल, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। इन तीनों में, इन तीनों में देखो मॉलिक्यूलर मास सबका सबसे कम किसका है, एल्यूमिनियम का, आयरन का, लीड का, एल्यूमिनियम का, तो इसकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम की थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी सबसे ज्यादा, रबर की सबसे कम। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। क्रिटिकल रेडियस ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज आउटर रेडियस व्हिच गिव मैक्सिमम हीट फ्लो। क्यों भैया, ऐसा क्यों, डायरेक्ट भाई क्रिटिकल इंसुलेशन पे आइए ना। आरसी, क्रिटिकल इंसुलेशन का फॉर्मूला के अपॉन एच, जितना ज्यादा रेडियस होगा
उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट भी ज्यादा होगी, थर्मल कंडक्टिविटी उतनी तेजी से होगी। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर इज डिफाइंड एज आउटर रेडियस व्हिच गिव्स मैक्सिमम हीट फ्लो। ठीक है, क्योंकि हॉलो की बात कर रहा है तो हॉलो में एक रेडियस, दो रेडियस होगा, एक इनर होगा, एक आउटर होगा। तो इनर रेडियस, रेडियस कम है थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसमें भी हीट ट्रांसफर कम होगा। बाहर वाला ज्यादा, है ना। तो आउटर रेडियस विच गिव मिनिमम हीट फ्लो, इनर रेडियस विच गिव, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो आउटर रेडियस, ज्यादा रेडियस होने के कारण मैक्सिमम हीट फ्लो। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। ठीक है, नाउ हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड इन, हीट एक्सचेंजर का यूज कहाँ करते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन भी है, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। हीट एक्सचेंजर, heat exchanger are used in condenser and boiler in steam plant, radiator, intercooler and preheater, condenser and evaporator in refrigerator and air conditioning। ऑप्शन डी सबसे सही है। ठीक है, हीट एक्सचेंजर रेडिएटर में भी यूज तो होता है हीट एक्सचेंजर, इंटरकूलर और प्रीहीटर, प्रीहीटर में तो होता ही नहीं। ठीक है, बॉयलर हो गया, बॉयलर में भी नहीं, कंडेंसर में है लेकिन बॉयलर में नहीं है। और रेडिएटर भी ऑप्शन सही हो सकता है गाइस, रेडिएटर में भी। ठीक है, हीट एक्सचेंजिंग, कंडेंसर एंड इवापोरेटर इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। ज्यादा सही ऑप्शन हमारा डी लगा, इसमें इवापोरेटर, कंडेंसर और एयर कंडीशनिंग तीनों में तो ज्यादा सही डी है। वैसे अगर नहीं होता इसके अलावा तो बी ऑप्शन अपन टिक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं करके। ऑटोमोबाइल रेडिएटर इज अ हीट एक्सचेंजर ऑफ क्रॉस फ्लो। यस, ऑटोमोबाइल जो देखना क्रॉस फ्लो नहीं होता, अब देखोगे ऑटोमोबाइल के हीट एक्सचेंजर तो इस तरीके से ऑटोमोबाइल का रेडिएटर होता है। ठीक है, इसमें पाइप्स ऐसे गई होती है, कुछ ऐसे ऐसे खूब सारा, मतलब इस तरीके से पाइप गई होती है, और इनके बीच में हमारा क्या फिन्स लगा होता है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से पानी निकल के आता रहता है, इससे ये ठंडा हो जाता है। तो क्रॉस फ्लो सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, डायरेक्टली आप बता सकते हो, रेडिएशन टॉपिक पढ़े हो तो रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी टू द टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी फॉलिंग, मतलब QO, द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल एब्जॉर्ब कितना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सॉरी, द रेशियो ऑफ एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, QA, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल एनर्जी। ठीक है, क्यू नो, तो QA अपॉन QO इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एब्रोस क्या ना, एब्जॉर्प्टिव पावर अल्फा। ठीक है, याद है। और इसी में हमने एक चीज और देखा था कि टोटल एनर्जी में ही अगर हमारा कितना ट्रांसमिट हो जा रहा है, Q2 कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ। ये क्या होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिटिव पावर, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन अब। देखिए 1.19 ये न्यूमेरिकल है, इसको अपन लगाते हैं तो इसको कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, कट। इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए क्या समझ में आ रहा है डायग्राम में। डायग्राम ये कह रहा है द इंजन ऑयल एट 150 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस इन अ पैरेलल फ्लो। पहली बात, पैरेलल फ्लो हो रहा है ना। तो पैरेलल फ्लो का तुरंत से तुरंत जाकर जाइए और तुरंत माइंड में आपके डायग्राम होना चाहिए पैरेलल फ्लो का। पैरेलल फ्लो का कैसे होता है, मान लीजिए ये है टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो रहा है, इज कूल्ड टू 80 डिग्री सेल्सियस, ये लीजिए ठंडा हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठंडा हो गया। इन पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर बाय वाटर एंटरिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है, ये यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो वाटर पैरेलल में क्या होता है, जिधर हॉट फ्लूइड मूव करता है उधर ही हमारा कोल्ड फ्लूइड मूव करता है। तो ये भी, अब कोल्ड, ये हॉट फ्लूइड टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो कोल्ड फ्लूइड होगा वो टेम्परेचर ले रहा होगा। तो कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर एंटरिंग था 25 डिग्री सेल्सियस, और भैया जब इसका बाहर निकला तो टेम्परेचर बढ़ के निकले, क्योंकि उससे हीट ले लेगा हॉट फ्लूइड से,
तो वो कुछ इस तरीके से कर्व बनता हुआ इस तरीके से जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये लीजिए पैरेलल फ्लो का हमारा डायग्राम रेडी हो गया। द एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस विल बी, चलिए बताइए यहाँ पे इफेक्टिवनेस की वैल्यू कितनी आएगी। ऑप्शन यहाँ पर 0.56 टिक है, कैसे आया ये देखना है। देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। हॉट फ्लूइड के लिए हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला क्या होगा फॉर हॉट फ्लूइड। इसमें क्या क्या इंजन ऑयल है तो ऑयल लिखते हैं ना, ऑयल हॉट, यहाँ पे हॉट क्या है ऑयल है, तो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल सी ऑफ ऑयल, ठीक है, इंटू डेल, डेल टी क्या हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस माइनस 80 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये हो गया। वैसे ही हीट एक्सचेंज रेट क्यू फॉर क्या है वाटर है ना, वाटर क्या हो जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर 60 माइनस 25, जो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, जरूरी नहीं है इधर से आ रहा है 25 को पहले लिखे, जो ज्यादा है उसको लिखेंगे। अब देखो क्या कर रहा है, ये दोनों आपस में ही तो हीट एक्सचेंज कर रहे हैं ना, तो इन दोनों को इक्वली कर सकते हैं। इक्वेशन को इक्वल कीजिए, इक्वेशन को इक्वल करेंगे और MO और CO अपॉन MW करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को इक्वल कर दिए तो ये क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा 35, और नीचे आ जाएगा ये वाला टर्म 150 माइनस 80, ये हो जाएगा 70। क्लियर है, हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी ऑफ द हीट एक्सचेंजर का फॉर्मूला हमने देखा था, मास ऑफ हॉट फ्लूइड Cp ऑफ हॉट फ्लूइड 1 माइनस 2 अपॉन C मिनिमम TH1 माइनस TC1। इफेक्टिवनेस या फिर एफिशिएंसी ऑफ द हीट एक्सचेंजर का हमने ये फॉर्मूला देखा था, हॉट फ्लूइड और ये देखो MO और CO, MO और CO ऊपर में और C मिनिमम क्या है, C मिनिमम और C मिनिमम का मतलब होता है, C मिनिमम का मतलब होता है दिस इज कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। अब वो CH भी हो सकता है और CC भी हो सकता है। CH क्या है यहाँ पे, CH मतलब हॉट फ्लूइड का मतलब, यहाँ पे हम ऑयल की बात कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है MOCO, और CC क्या होता है कोल्ड फ्लूइड, मतलब यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड है वाटर, तो MWCW, है ना। अब इन दोनों में मिनिमम किसका होगा, वाटर का या ऑयल का, इन वैल्यू पुट करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका जो ऑयल है वही मिनिमम आएगा। इसमें इक्वेशन में दिए तो नहीं है फॉर्मूला कि भाई MO कैसे है और CO कितना है, भाई आप ऐसे ही ले लो ना, वाटर की मॉलिक्यूलर मास और इसकी स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है 0.1 के आसपास, और ऑयल की सॉरी 1 के आसपास, और ऑयल नीचे आओगे ऑयल और कम हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी वैसे ही कम आएगी। ये सी मिनिमम की जगह पे हम क्या रख देंगे, सी मिनिमम की जगह पे हम रख देंगे MOCO, और यहाँ हॉट फ्लूइड में क्या है हमारा ऑयली तो है जो हॉट से ठंडा हो रहा है, तो इसकी जगह पे MO और CPO, ये तो पूरा कट गया, बच गया ये TH1 माइनस TH2 अपॉन दिस 35 अपॉन 70, है ना। तो यहाँ पे देखो TH1 माइनस TH2, TH1 कितना है 150, ये क्या है 80, तो 150 माइनस 80 अपॉन TH1 150 माइनस TC1, इसमें से TC1 कौन सा है, दिस इज TC1, दिस इज TC2 25, तो ये कितना आ जाएगा 70 अपॉन 125, और इनको जब सॉल्व करोगे तो 0.56 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो को बैक करो और फिर से समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे तो घिचपिच हो गया, मैंने इसी में सब कुछ निपटा दिया है, तो बैक करो और घिचपिच करो, क्योंकि अपन एक ही चीज को बार बार समझा के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे देखते हैं, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस एनी प्लेन नॉर्मल टू द x डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू the wall area and the temperature gradient in the x direction. This statement is also refers to a second law of thermodynamics, Kelvin law, third law of thermodynamics। यार वॉल की बात कर दिया, मतलब हीट ट्रांसफर की बात हो रही, तो हीट ट्रांसफर में हम जानते हैं जो कंडक्शन में जो लॉ दिए थे, कौन दिए थे, फोरियर्स ने ही तो दिया था, ऑप्शन डी आंख बंद करके टिक मारना है हीट ट्रांसफर में, ठीक है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ बॉडी, या काइंड एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स, जाहिर सी बात है
रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, बॉडी नेचर ऑफ बॉडी किस तरीके का बॉडी है, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी क्या है, सरफेस कैसा है उसका, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, तीनों ऑल ऑप्शन आर राइट। ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, अभी हम पढ़े थे थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है, अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द किसी भी मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी अल्फा। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, अल्फा, विच इज इक्वल टू, अभी आपको बताया था हमने, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन मॉलिक्यूलर डेंसिटी इनटू सी। क्लियर है। तो ये क्या होता है, ये फिजिकल किसी भी ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये भी मेटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर भी मॉलिक्यूलर बॉडी की प्रॉपर्टी पे, ये भी प्रॉपर्टी पे। तो ऑप्शन डी सबसे सही आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहीं पे है, विथ एन इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन अराउंड सर्कुलर पाइप, हीट लॉस टू सराउंडिंग ड्यू टू कन्वेक्शन इंक्रीजेस वेयर एज ड्यू टू कंडक्शन डिक्रीजेस। वही हमारा लगाओ फॉर्मूला। इसको ऐसे ही समझ लो ना गाइस, इसको अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं, आसान चीज है समझने। देखो जैसे ये पाइप है ना, ये हमारा क्या है, सॉलिड पाइप, सॉलिड पाइप है, इसके ऊपर हम लगा देते हैं इंसुलेशन, इसके ऊपर हम लगा देते हैं इंसुलेशन। ठीक है, ये हमारा लग गया इंसुलेशन, ये हम एक्स्ट्रा इंसुलेशन लगा दिए। अब इंसुलेशन तो लगा दिए हैं, अब ध्यान ध्यान से देखते जाना। हम जानते हैं क्रिटिकल थिकनेस इंसुलेशन का फॉर्मूला होता है K अपॉन H, है ना। तो हीट ट्रांसफर, ये जो वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने जो हीट डेवलप हो रही है, वो यहां से यहां तक किस तरीके से मूव होगी, यहां से यहां तक वो मूव होगी, कंडक्शन हो रहा है ना, कंडक्शन हो रहा है। और फिर आउटर सरफेस पे यहां से यहां कैसे मूव होगी, एयर में, ये एयर है ना, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन। तो हम देखो, तो यहाँ पे इंसुलेशन का जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जा रहे हो, इंसुलेशन का रेडियस बढ़ाते जा रहे हो, मतलब कंडक्शन प्रोसेस आपका इंक्रीज होता जा रहा है ना, कंडक्शन प्रोसेस आपका इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होता दिखेगा। और जितना ज्यादा टाइम तक अंदर में हीट ट्रांसफर होगा, उसकी वैसी भी कैपेसिटी कम होते होते, और बाहर जब निकलेगी कन्वेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, या तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, ये ज्यादा अच्छा मेथड रहेगा। ध्यान देखो, देखो के फॉर्मूला याद है, दिस इज कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस मतलब RTH, फॉर्मूला होता है ln r o अपॉन ri दिस अपॉन 2 पाई के l। और ये कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 अपॉन क्या हो जाता है, 1 अपॉन H2 पाई R नॉट L। तो देखोगे ध्यान से कि जैसे जैसे आप रेडियस, आउटर रेडियस को इंक्रीज करते हो, ये होगी, ये हमारा कन्वेक्शन है, ये हमारा कंडक्शन है। जैसे जैसे रेडियस को आप इंक्रीज करते जाते हो, तो शुरू में क्या होगा, आपका कन्वेक्शन प्रोसेस भी इंक्रीज हो डिक्रीज होने लगेगा, कन्वेक्शन डिक्रीज होने लगेगा। और जैसे यहाँ पे लॉगरिथमिक में R जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हो, तो मतलब क्या हो रहा है कि नीचे की वैल्यू कम हो रही है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू इंक्रीज करेगी, होगा ना, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए, क्योंकि जैसे आप इसको एक लिमिट तक ही करोगे ना, जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो वैल्यू और कम होती जाएगी। पहले शुरू में तो बढ़ेगी, शुरू में तो कन्वेक्शन की वैल्यू जैसे जैसे आउटर रेडियस आप ऐड करोगे बढ़ती जाए, बट एक लिमिट आएगा, एक लिमिट आएगा, उसके बाद अगर आप इंसुलेशन फिर भी ऐड करते जाओगे, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट वैसे ही स्लो हो जाएगा ना। तो अपन जो इंसुलेशन का फॉर्मूला ये आरसी निकालते हैं, ये आरसी क्या है, क्रिटिकल रेडियस कितनी होनी चाहिए, उसके बाद अगर आप इंसुलेशन ऐड करोगे तो अपोजिट, उल्टा होने लगेगा, काम करने लगेगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक लिमिट तक आप अगर आरओ की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ये भी कंडक्शन भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप बढ़ाने लग गए तो इसकी वैल्यू और कम होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि वो 1 से डिवाइड होता जा रहा है ना, तो ये और वैल्यू कम होती है, और वो 0.000 कम होने लगेगा। जितना ज्यादा ये कम होगा, कन्वेक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आरओ की वैल्यू बढ़ाती जा रहा है, तो आरओ की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, कन्वेक्शन जो होगा वो वहां पे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और कंडक्शन की, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी और नीचे की वैल्यू छोटी, डिवाइड करोगे तो वो कटते जाएगा, है ना। तो कंडक्शन की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही हो जा रहा है आपका, यहाँ पे ऑप्शन ए, कन्वेक्शन इंक्रीजेस वेयर एज ड्यू टू कंडक्शन डिक्रीजेस। ओके,
ये अच्छा क्वेश्चन था गाइस, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ये सब चीजें ध्यान में, अपन पढ़ाने टाइम ये चीज बताया था मैंने आपको, ठीक है। द टोटल इमिसिविटी पावर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया। यस, टोटल इमिसिविटी पावर पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख देना, टोटल इमिसिविटी पावर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Provision of fins on a given heat transfer surface will be more if there are large number of thin films। ठीक है, पतले पतले फिल्म्स, मोटे फिल्म अगर हो गए हैं, फिल्म मोटे हो, थिकनेस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो कन्वेक्शन प्रोसेस अभी जो बताया कम होने लगी, बढ़ेगा, फिर बड़े शुरू में तो कम रहेगा ना। तो क्या है, हीट ट्रांसफर फिन्स, नंबर ऑफ फिन्स का वैसे भी इंक्रीज करोगे तो थिन फिल्म, पतली पतली फिल्म जितनी ज्यादा आप लगाओगे उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला लाकर एक बार ट्राई करो, थिक थिन रेडियस लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू बी रिडक्शन इन थर्मल रेजिस्टेंस। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, देख पढ़ के देख लो। द कंडक्शन रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ the material and in increase in thermal conductivity, in convection steering of fluid and cleaning the heating surface, in radiation increasing the temperature and reducing the emissivity। all options are correct। In spite of large heat transfer coefficient in boiling liquid, fins are used advantageously। Nuclear boiling, film boiling, transient boiling या all mode of boiling। In spite of large heat transfer coefficient in boiling liquid, fins are used for film boiling। एक क्वेश्चन और उस टॉपिक से आ गया। ठीक है, देखते हैं। ये फिल्म बॉइलिंग वाली जो बॉइलिंग प्रोसेस है ना, एक बार थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि छोटी सी टॉपिक है। मैंने आपको इसी में पहले स्टार्टिंग बताया, फिल्म बॉइलिंग में पहले लेयर धीरे धीरे बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग होते 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 न्यूक्लियर बॉइलिंग कब होती है, जब टेम्परेचर फिल्म बॉइलिंग से ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, इस तरीके से। द पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट पाइप सरफेस इन अ रूम विदाउट फैन वुड इंक्लूड, ऑप्शन देखिए, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इमिसिविटी ऑफ सरफेस लेंथ एंड डायमीटर पे भी डिपेंड करेगा, बॉडी का सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, सरफेस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रूम में एयर कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ये सब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यस, द फिगर गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द थिकनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखो थिकनेस ऑफ मटेरियल, ये थिकनेस जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट है, थिकनेस आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर ए डी बी और ये सी है, क्या होगा, कर्व सी विल एप्लीकेबल व्हेन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कर्व सी कब एप्लीकेबल है, इज वेरी लार्ज। कर्व सी विल बी एप्लीकेबल व्हेन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज वेरी लार्ज। जब हमारा कांस्टेंट जितना थिकनेस जितना ज्यादा मोटा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी उस तरीके से यहाँ पे स्टेबल होगा। कंडेंसर इवापोरेटर में अपन देखते हैं ना, स्ट्रेट लाइन बनता है। Now, on a summer day, a scooter rider feel more comfortable while on the move than while at stoplight because गर्मी में क्या होता है, more heat is lost by convection and radiation while in motion। गाड़ी मोशन में रहती है, हवा लगता है तो कन्वेक्शन हो रहा है ना, जितना ज्यादा हवा लगेगा उतना ज्यादा आप कूल महसूस करोगे। गाड़ी रोके, हवा लगना बंद हो गया तो गर्मी लगने लगेगी। बाइक चलाते हैं वो लोग तो समझते ही होंगे। Now, in radiative heat transfer, a gray surface is one, क्या होता है इन रेडिएटिव हीट ट्रांसफर, a gray surface is one whose emissivity is independent of wavelength। याद रखना, ग्रे सरफेस में इमिसिविटी हो गया, इंडिपेंडेंट होता है उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे। ब्लैक बॉडी पे डिपेंड करता है, व्हाइट बॉडी पे डिपेंड करता है, बट हियर नहीं जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन रीजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अल्टरनेटली ओवर अ सरफेस, डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। रीजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर, रीजनरेटर टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, जो भी पहले चैम्बर से जो लिक्विड ठंडा होकर निकला है दूसरे चैम्बर में, फिर वही लिक्विड जाके एक बार और ठंडा होता है। तो यहाँ क्या होता है, फ्लो ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड अल्टर, पहले गर्म ठंडा लाकर ऐसे अप डाउन अल्टरनेटिवली साइमल्टेनियसली हम करते रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिल्म कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है भाई फिल्म कोफिशिएंट, ये आपका बाउंड्री लेयर फिल्म कोफिशिएंट की बात कर रहा है। दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी टू इक्विवेलेंट थिकनेस ऑफ फिल्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज ऑफ, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी क्या होता है फॉर्मूला, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हम बताया था आपको, क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा इज इक्वल टू के रो सी।
ओके, तो इसमें से सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी? आयरन की, कंक्रीट की, वुड की? आयरन थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? लीड में, कंक्रीट में, वुड में? डेंसिटी से भी बता सकते, लीड की डेंसिटी क्या होती है? सबसे कम यहाँ पे, है ना? तो इसकी थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी। क्लियर है? नाउ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग, वाटर या स्टीम। सॉलिड चीज की वैसे भी हाईएस्ट होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेल्टिंग आइस की बात कर रहे हैं, या फिर वाटर की बात कर रहे हैं, स्टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सॉलिड आइस का थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता? दो तरीके के सॉलिड हमने पढ़ा था ना, दो तरीके के सॉलिड। दो तरीके के सॉलिड में हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा था? दो तरीके के सॉलिड में हमने एक नॉन मेटेलिक पढ़ा था, मेटेलिक पढ़ा था। नॉन मेटेलिक में हमने क्या पढ़ा था? नॉन मेटेलिक में हमने पढ़ा था कि मॉइस्चर ज्यादा होने से क्या होता है हमारा? के की सॉरी, अब सॉलिड आइस है, सॉलिड आइस में मॉइस्चर वैसे भी ज्यादा है, तो सॉलिड आइस में मॉइस्चर ज्यादा है मतलब पोरोसिटी क्या हो गया उसकी? कम हो गई। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो कम हो गया। मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप अगर सॉलिड में कम होगा तो क्या होगा? इजिली हीट ट्रांसफर होगा। हीट ट्रांसफर इजिली होगा तो उसकी के की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और के की वैल्यू ज्यादा होगी तो अल्फा की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो थर्मल डिफिसिबिलिटी सॉलिड आइस का ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्टिंग आइस, वाटर और स्टीम, ठीक है? मेटल्स आर गुड हीट कंडक्टर बिकॉज देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एन इंसुलेटेड पाइप टू द सराउंडिंग स्टिल एयर बाय क्या है? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम इंसुलेटेड पाइप टू द सराउंडिंग स्टिल एयर बाय रेडिएशन। ओके, इसका आंसर गलत है ये। सॉलिड ये वायर है ना? ये सॉलिड पाइप है। इस पाइप के ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ है ना? इंसुलेटर लगा हुआ है। तो जो इंसुलेटर में जो हीट ट्रांसफर होता है वो होता है कंडक्शन, और इंसुलेटर से बाहर जब होता है वो होता है कन्वेक्शन। होता है ना दो चीज। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही लगता है? तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम इंसुलेटेड पाइप टू द सराउंडिंग स्टील एयर बाय कन्वेक्शन ज्यादा सही आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये एंड ही है, खत्म ही है इसका। ओके, देखो यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अब देख रहे हैं तो इसको निपटाई देते हैं। यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी अल्फा इज इक्वल टू के थर्मल कंडक्टिविटी वाट मीटर केल्विन, देन मॉलिक्यूलर डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब इनटू स्पेसिफिक हीट का, ठीक है? तो इनको करोगे तो इसका आप मीटर स्क्वायर पर आवर थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का यूनिट, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर पर आवर, ठीक है? क्योंकि सारे वैल्यूज कट जाएंगी। केल्विन स्पेसिफिक हीट, सी में भी केल्विन की वैल्यू आई तो केल्विन केल्विन तो वैसे ही कट जाएगा। ओके, डेंसिटी है, मास है मीटर, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटेगा, सी की वैल्यू भी आएगी उससे कट जाएगी। वाट को कन्वर्ट कर लो जूल पर मीटर में। ठीक है। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ, ठीक है? ऑप्शन डी। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। जाहिर सी बात है भाई, हीट गैसेस और लिक्विड में कैसे हीट ट्रांसफर होता है? ये लिक्विड है, यहां से यहां तक हीट कैसे ट्रांसफर होगा? कंडक्शन होगा, उसके बाद फिर एयर में कन्वेक्शन होगा। आगे क्वेश्चन देखो। द अपर सरफेस ऑफ वायर ओवर विच वाटर फ्लोज इज नोन एज सेल, हीट एक्सचेंजर का, ठीक है? द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी बाय कंडक्शन इज directly proportional to the surface area of the body. Amount of heat flow through a body by conduction, फॉर्मूला क्या होता? फॉर्मूला याद होगा तो आप कर लोगे। फॉर्मूला होता है Q इज कंडक्शन में माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स, ये होता है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, हाँ होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू फेसेस ऑफ बॉडी, ये dt टेम्परेचर डिफरेंस की भी होता है। डिपेंडेंट अपॉन द मटेरियल ऑफ बॉडी, मटेरियल की के की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सही बात है, ऑल ऑप्शन आर राइट, ठीक है? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, the rate of energy emission from unit surface area through unit solid angle along a normal surface is known as intensity of radiation, ठीक है? intensity of radiation, emissivity
रिफ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसमिटिविटी। इसका जो डेफिनेशन होता है, रिफ्लेक्सिबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल जितना रिफ्लेक्ट कर रहा है अपॉन टोटल एनर्जी जितनी आ रही है। इमिसिविटी क्या होता है कि टोटल हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया, ये था। ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, जितना ये ट्रांसफर्स हो जाएगा उसमें अपॉन टोटल एरिया। रेट ऑफ एनर्जी इमिशन फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया थ्रू यूनिट सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये एक ही चीज बच गया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हर एक एंगल पे। ठीक है, एरिया अपॉन सॉलिड एंगल। ऐसे भी आप कैंसिल करके भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप ला सकते हैं। ठीक है, काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, सॉलिड हाइज, अभी मैंने बताया क्यों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो ही गया, इससे पहले ही क्वेश्चन जैसा था। when heat is transferred from one particle to hot body to another actual motion conduction, इससे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेते हैं। the time constant of thermocouple is, ये कहां से क्वेश्चन आ गया, the time taken to attain 63.2% of the value of initial thermal difference, याद कर लेना। ठीक है, which of the following is expected to have highest thermal conductivity, अभी तो की है। ठीक है, खत्म। तो गाइज फाइनली हमारे जो भी HMT के सारे टॉपिक थे वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और कहीं डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत वगैरह हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइंट हो सकते हैं। कोई दिक्कत वगैरह आती है किसी क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन या उस पे जो भी वीडियो में स्नैपशॉट लेकर वो क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हम नेक्स्ट अब चालू करने वाले हैं वो हम टर्बो मशीनरी के छोटे मोटे कुछ पार्ट्स हैं, हम उनको देखेंगे। वो भी हमारा इसी सबसे रिलेटेड है, टर्बो का भी एक दो टॉपिक है और आई थिंक 10-15-20 क्वेश्चन है मेरे पास स्टोर, वो मैं आपको कराऊंगा। फिर हम मूव करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। ठीक है, और मैकेनिक्स वाली में सोम टोम डोम मशीन डिजाइन ये सब कवर करते हुए FM आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 30 तारीख को पेपर है गाइस, टाइम कम है। अब मैं भी देखता हूँ कहाँ तक मैं बना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सारी सब्जेक्ट को तो कवर करना एक महीने में मुमकिन नहीं है, बट जितना भी होगा आप करते तो जाओ, हमारे साथ करते जाओ, जितना है उतना करते जाओ। और बाकी जीके वीके जो पढ़ना है आप बाहर से, या जो रीजनिंग वगैरह बहुत सारे यूट्यूबर अच्छे हैं उनसे आप तैयारी करके पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।